वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं गाइस सभी? और 75 प्रैक्टिस है हमारा टीजीटी पीजीटी के लिए स्पेशली क्लासेस हैं, बट सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हैं। यूजीसी नेट टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर हो या फिर एलटी ग्रेड हो या फिर डीटी प्लस जी, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बेनिफिट रहेगा आपको इसको वीडियो को देखने में। तो गाइज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो चैनल को, अगर बने रहना चाहते हैं एग्ज़ाम तक आप मेरे साथ, और ऐसे ही क्वेश्चंस आप पाना चाहते हैं और बेहतर तैयारी अपनी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरे साथ जुड़िए और सेशन को जो है लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और देखते हैं कि क्या खास है आज के सेशन में हमारे पास। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन गाइज स्क्रीन पे है। व्हेन इज़ द टाइटल ऑफ थेन ऑफ काउडर बस्टॉव्ड ऑन मैकबेथ एंड बाय होम। मतलब कब दिया गया थेन ऑफ काउडर का मैकबेथ के अंदर, कब दिया गया ये उपाधि और किसने दी थी? और द बैरन हीट ऑफ बैंको इन वर्सेस बाय लेडी मैकबेथ फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन, या फिर ड्यूरिंग द बैटल बाय द किंग्स एमिसरी रॉस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो गाइज सी होगा, यानी कि द टाइटल ऑफ द थेन ऑफ काउडर bestowed on मैकबेथ फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे, द टाइटल वाज गिवन बाय किंग डंकन। ठीक है, किंग डंकन के द्वारा दिया गया था। Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? Who says this and when? इस लाइन को कौन कहता है और कब कहता है? तो ये भी मैकबेथ की ही लाइन है, लेकिन कहता कौन है? मैकबेथ कहता है, और मर्डरिंग डंकन है ना, मर्डर को डंकन मतलब उसको मारने के बाद किंग डंकन को, तब ये वो बात कहता है। तो एक्ट किसकी बात है? ये एक्ट सेकेंड सीन थर्ड की बात है। अगर हम देखें तो एक्ट 2 और सीन थर्ड की बात हो रही है। चलिए, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ चीफ नरिशर इन लाइफ्स फीस्ट इज। तो अकॉर्डिंग टू मैकबेथ चीफ नरिशर इन लाइफ्स फीस्ट इज, क्या है इसका मतलब? तो रिच डाइट है, स्लीप है, लव है, सॉलिस ऑफर्ड बाय फ्रेंड्स है। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, यानी कि स्लीप। जो चीफ नरिशर है ना लाइफ फीस्ट, वो क्या होता है? ऑलवेज स्लीप। अच्छे से आप नींद लीजिए, अच्छे से आप सोइए, वही होता है। उसी से जो है सबसे ज़्यादा सोते समय ही ग्रोथ होती है इंसान की। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। और कहाँ पर है ये भी आपका एक्ट 2 और सीन 3, क्योंकि सोते समय भी मरा हुआ ही होता है इंसान, तो उसको सोते हुए को मारना। तो यहाँ पे जो बात ये कहाँ लग रही है? वैसे तो ये बात हमें ऐसे लगती है कि सोता हुआ बच्चा ज़्यादा मतलब बढ़ता है सबसे ज़्यादा उस टाइम पे, लेकिन अगर इस बात को देखें प्ले के हिसाब से, तो यहाँ पर बनता है कि जो सोया हुआ इंसान है उस समय पे उसको मारना बहुत आसान होता है। तो यही बात यहाँ पर इसको सूट कर रही है एक्ट 2 सीन 3 में। अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग, अपने मोनोलॉग में जो जैक्स एक लाइन कहते हैं, ऑल द वर्ड्स स्टेज, व्हाट इज़ द सेवंथ स्टेज। तो उन्होंने सेवंथ एज यू लाइक इट में जैक्स ने ये बात कही है, और सेवंथ स्टेज को उन्होंने कौन सी स्टेज को सेवंथ स्टेज कहा है यहाँ पर? तो जो ऑप्शन बी है गाइज वो राइट है। सेकेंड चाइल्डनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन, यही जो है इसी को माना गया है सेवंथ स्टेज। ठीक है, चलिए। हु इज़ कॉल्ड ये होन तो नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए गाइस? समझ नहीं पा रही हूँ मैं भी। होम होना चाहिए। होन का क्या मतलब है? ये होम होना चाहिए गाइस। ठीक है, चलिए एक सेकंड रुकें आप, ये मैं ज़रा इसको टाइपो को ठीक कर दूँ। ये यहाँ पे गाइस होम है। ठीक है, होम स्पन फिलोसफर। तो होम स्पन फिलोसफर जो है किसको कहा जाता है? अर्नोल्ड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, राजा राव, या फिर वॉल्ट विटमैन। तो यहाँ जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। वॉल्ट विटमैन को होम स्पन फिलोसफर कहा जाता है। ठीक है, पीजीटी ये कब आया है आपका? पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आया है। In which famous poem does Whitman make a reference to Suez Canal and wire line across the Atlantic? ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है जो कि 2005 में आया है। तो कौन सी फेमस लाइन के अंदर डज विटमैन मेक अ रेफरेंस शूज कैनल और वायर लाइन अक्रॉस द अटलांटिक का रेफरेंस उन्होंने किस पोएम के अंदर दिया है? तो ये जो ऑप्शन होगा बी होगा, यानी कि पैसेज टू इंडिया। ठीक है, पैसेज टू इंडिया के अंदर इन्होंने ये रेफरेंस दिए हैं। विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे? अच्छा, वॉल्ट विटमैन का टाइम स्पेन बताना एक बार, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। वॉल्ट विटमैन का टाइम स्पेन आपको मुझे बताना है। तो गाइज 1819 में जो वॉल्ट विटमैन थे, 1819 में ये पैदा हुए थे और इनकी डेथ हुई थी 1892 के अंदर। ठीक है, एक ही साल में रहा है, मतलब एक ही सेंचुरी में जो है इनका रहा है। ठीक है, चलिए।
अब देखते हैं विच वॉज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा पहली शॉर्ट स्टोरी कौन सी थी जो उन्होंने लिखी थी? तो ये जो है जीआईसी लेक्चरर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का, 2018 में ये आया है। और उप इन मिचिगन, यही जो है इनका पहली शॉर्ट स्टोरी रही है, उप इन मिचिगन, जो कि 1954 में आई थी। ठीक है, 1954 में आई थी। ये एक फेमस नॉवल है इनका। और एक ओल्ड मैन एंड द सी जो है वो भी इनका बहुत फेमस नॉवल है। चलिए, एट द स्टार्ट ऑफ द विनर केम द परमानेंट रेन एंड विद द रेन कोज द कॉलेरा। तो ये जो लाइन है, एट द स्टार्ट ऑफ द विंटर केम द परमानेंट रेन एंड विद द रेन कोज द कॉलेरा, ये लाइन कहाँ की है? तो गाइज़ ये एक बहुत ही प्यारा वर्क है अर्नेस्ट हेमिंगवे का, फेयरवेल टू आर्म्स, उसी का वर्क है ये। कब आया था फेयरवेल टू आर्म्स? कब आया था गाइज़ ये वर्क इनका? आई थिंक ये मेरे हिसाब से आना चाहिए 1929 में। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास आगे। और इनका एक बार लाइफ स्पेन मुझे आप बताइए अर्नेस्ट हेमिंगवे का। गाइज़ अगर इनका लाइफ स्पेन हम देखें तो 1819 में ये पैदा हुए थे, 1899 में, और 1961 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 1899 में पैदा हुए थे। अब ये समझ लीजिए कि जैसे विटमैन की डेथ हुई थी 1892 में विटमैन की डेथ हुई थी, उनके तुरंत बाद 99 में ये पैदा हो गए थे और 1961 में इनकी भी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए, विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नॉवल? अच्छा, फॉकनर का लास्ट नॉवल कौन सा था? विलियम फॉकनर का लास्ट नॉवल कौन सा था? तो यहाँ जो है सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि द रिवर्स जो था ये इनका लास्ट नॉवल था। ठीक है, और इस नावल की बात करें तो यह आया था आपका 1962 में आया था विलियम फॉकनर का ये नावल। और इसकी वजह से इनको पुलित्ज़र प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, पुलित्ज़र प्राइज़ मिला था इनको इसकी वजह से। अच्छा, इनका लाइफ स्पैन आप मुझे एक बार बताइए विलियम फॉकनर का भी। गाइस ये मैं इसलिए बताती हूँ आपको, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1897 से लेके द रिवर्स, इसको तो मार्क कर ही देती हूँ, ये आपका इनका लाइफ स्पैन है। 1897 में ये पैदा हुए थे और 1962। गाइज़ देखिए इनमें कैसे आप रिलेट कर सकते हो। अभी हमने बात करी थी अर्नेस्ट हेमिंगवे, 1899 में वो पैदा हुए थे और 1961 में उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर विलियम फॉकनर जो है बिल्कुल इन्हीं के आसपास हैं ये दोनों। तो आप 1897 में, मतलब हेमिंगवे से 2 साल पहले ये पैदा हुए थे, लेकिन 1 साल बाद मरे जो विलियम फॉकनर थे। 1962 में इनकी डेथ हुई। ऐसे आप रिलेट करके याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, विच फेमस नॉवल ऑफ विलियम फॉकनर पब्लिश्ड इन 1929? इनका कौन सा फेमस नॉवल था जो 1929 में आया है? द साउंड एंड द फ्यूरी, मॉस्किटोज, सोल्जर्स पे, या फिर द वाइट रोज ऑफ मैम्फिस? तो कौन सा वर्क है जो इनका फेमस वर्क है जो ये आया इनका कब? 1929 में। तो साउंड एंड द फ्यूरी की बात करेंगे। ठीक है, साउंड एंड द फ्यूरी। चलिए, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ? मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस की कंडीशन में किस चीज़ से अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं? तो ब्लाइंड थैनिसिस, ब्लाइंड मैकोनाइड्स, पैरेसिस एंड फिनियस, या फिर लिसिडस? तो लिसिडस से नहीं करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा, लाइफ स्पेन जो है वो हमारे जॉन मिल्टन साहब का रहा है 1608 से लेकर के 1674 तक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब गाइस दोनों के जो मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जो पोएट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनमें थोड़े से पीजीडी के क्वेश्चन ज़रूर होते हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको यहाँ से 12 क्वेश्चन से पढ़ा रही हूँ ना, तो 12 से लेके 22 तक सारे के सारे क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए हैं। ठीक है, तो लाइक सेशन को करना बिल्कुल नहीं भूलिए प्लीज़ गाइस, एक लाइक का बटन दबाने में कुछ नहीं जाता है, प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट है आपसे। तो यहाँ पर देखते हैं हम एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम। एपिग्राम का एक अल्टरनेटिव नेम होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिग्राम गाइस एक विटी बुद्धिमानी वाली बात होती है, एक विटी फ्रेज होती है, लेकिन वो बिल्कुल सच होती है, ट्रूथ होता है कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा सा विटी होता है कहने में, तो उसी को हम एपिग्राम कहते हैं। तो यहाँ उसको क्या कहते हैं हम लोग? यहाँ एफोरिज्म होगा, एपिग्रामोप्स होगा, या फिर प्रोसोनियम होगा, या फिर एपोथेम होगा। तो इसका जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से गाइस क्या होना चाहिए? एपोथेम होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और चलिए, ये यूपी टीजीटी में आया है, जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया है ना 2016 में आया है यूपी टीजीटी में, याद रखिएगा इसको आप लोग। चलिए, अ वर्क विच यूजेज मॉकरी एंड एग्जिग्रेशन टू क्रिटिसाइज absurdly और वीकनेस इज़ आ, क्या कहते हैं उसको, जिसमें हम लोग जो है एक तरीके से मॉकरी करते हैं, हास्य मजाक करते हैं, किसी चीज़ का उपहास करते हैं। एग्जिग्रेशन होता है क्रिटिसाइज करते हैं बहुत ज़्यादा, एब्सर्ड भद्देपन के साथ, तो उसका आप मालाप्रोपिज्म कहेंगे, क्लीशे कहेंगे, सेटायर या फिर पैस्टिच। तो उसको गाइज कहते हैं हम लोग क्या, सेटायर कहते हैं। ठीक है, सेटायर कहते हैं उसको। चलिए, a narrative poem or song consisting of short stanzas usually rhymed quatrains in iambic with a refrain is called। तो यहाँ जो है क्या आंसर होगा इसका, एक नैरेटिव है, पोएम है, सॉन्ग है जो कंसिस्टेंट शॉर्ट स्टेंजा होते हैं और राइम कोट्रेन होते हैं। कोट्रेन क्या, 4 लाइन के स्टेंजा को कोट्रेन कहते हैं, और आयम्बिक होता है, और तो इसको हम क्या कहेंगे गाइज। तो यहाँ जो हो जाएगा वो आपका बैलेड होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, बैलेड होगा। अच्छा, आज सेंटेंस ला बिलेडेम सा मर्सी सुना है आपने, वो बैलेड ही है गाइस, क्योंकि इसमें बार बार रिपीट भी होती है आखिरी वाली लाइन, और 4 स्टेंजा का उसमें कॉट्रेन है सारे के सारे। और आज सेंटेंस कोटेशन और पोएम दैट इज पुट एट द बिगिनिंग और इन वर्क, किसी भी रिटिन वर्क के बिगिनिंग में जो प्रस्तावना जिसको आप जिसको कहते हैं, उसमें अगर कोई कोटेशन है या फिर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको क्या कहते हैं हम, एपिलॉग है, एन एपिग्राफ है, एन ऐसे है, या फिर डिनोटेशन है। तो ये हो जाएगा आपका एपिग्राफ। ठीक है, एपिग्राफ कहते हैं गाइस, और एपिग्राफ कहेंगे उसको। और डिनोटेशन क्या होता है, डिनोटेशन होता है डिक्शनरी मीनिंग। ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग को कहते हैं, ऐसे आपको पता ही है। और एन जो ये एन एपिलॉग होता है, एपिलॉग जो है होता है किसी भी उसके किसी भी लिटरेरी वर्क के लास्ट में जो किसी के द्वारा बोला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एपिलॉग। और प्रोलॉग जो है स्टार्टिंग में बोला जाता है, उसको प्रोलॉग कहते हैं, किसी भी कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है ये। चलिए, डैश टाइगर्स इज़ अ डेंजरस स्पॉट। अच्छा, क्या कहेंगे, टू हंट टाइगर, हंटिंग टाइगर, अ हंट ऑफ टाइगर, या फिर हैविंग हंट टाइगर। तो ये क्या होगा इसमें यहाँ पर, तो इसका जो आंसर होगा गाइज हंटिंग टाइगर्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जीरंड आएगा, जीरंडियल नाउन होगा यहाँ पर, हंटिंग करना। ठीक है, जीरंड की फॉर्म में ही तो यूज़ होता है, नाउन की फॉर्म में ही तो जीरंड यूज़ होता है, अब अगर स्टार्टिंग में यूज़ होता है तो हंटिंग टाइगर्स इज़ अ डेंजरस स्पॉट। ये टीजीटी 2011 में आया था क्वेश्चन। शोविंग रेस्पेक्ट इज़ बेस्ट इंडिकेटेड बाय, शोविंग रेस्पेक्ट अगर किसी को शो कर रहे हैं आपको, तो आप क्या वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे डेफिनेटली। तो रेस्पेक्टेबल होगा, रेस्पेक्टफुल होगा, रेस्पेक्टिव होगा, या फिर रिसेप्शन होगा। तो ये तो आपका हो जाएगा यहाँ पर रेस्पेक्टफुल। अगर हम किसी की रेस्पेक्ट करें ना, तो हम रेस्पेक्टफुल वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर रेस्पेक्टिव की बात हो रही है, रेस्पेक्टिव की बात हो रही है कहीं पर, तो हम यूज़ करेंगे, ये होता है ईच टू ईच। ठीक है, हर एक के लिए अगर हम रेस्पेक्टिव हैं। तो रेस्पेक्ट रिसेप्शन होता है किसी को रिसीव करना, जैसे रिसेप्शन आपने देखा है कि कोई भी स्कूल वगैरह में रिसेप्शन होता है, वहाँ जाके हम लोग अपनी इंक्वायरी करते हैं, तो वो लोग हमको रिसीव करते हैं, बताते हैं सब कुछ जो हमें जानना है। ठीक है, और रेस्पेक्टेबल होता है डिज़र्विंग। रेस्पेक्टेबल मतलब अगर मैं रेस्पेक्ट के लायक हूँ, उसको रेस्पेक्टिंग हम लोग जो है क्या कहेंगे, रेस्पेक्टेबल कहेंगे। ठीक है, स्टेट द एम्फेटिक ऑफ आई एम हैप्पी। अच्छा, एम्फेटिक क्या बनेगा इसका, मैं नॉर्मल सेंटेंस है आई एम हैप्पी, तो इसका एम्फेटिक क्या बनेगा, टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है ये। तो आई एम रियली हैप्पी होगा, आई एम वेरी हैप्पी। अगर आप बहुत ज़्यादा जोर दे के कहोगे तो क्या कहोगे, आई एम वेरी हैप्पी, इस तरीके से कहोगे ना, तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। डॉसिल का मीनिंग बताना है, डॉसिल का मीनिंग कह लीजिए या फिर सिनोनिम कह लीजिए डॉसिल का। तो डॉसिल का सिनोनिम जो वेग होगा, जेंटल होगा, स्ट्यूपिड होगा, या फिर स्टबन होगा। तो डॉसिल होता है गाइस जेंटल होना। ठीक है, सज्जन व्यक्ति जो होते हैं उनको हम डॉसिल भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए लाइक जरूर कर दीजिए गाइज, और शेयर भी कर दीजिए सेशन को, अगर अब तक नहीं किया है प्लीज़ गाइज रिक्वेस्ट है आपसे, एक लाइक कर दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। यहाँ पर पूछा है एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक वर्ड का आपको आंसर देना है, क्या होता है, मीनिंग क्या होता है इसका, एनिग्मेटिक वर्ड का। चलिए बताइए, एनिग्मेटिक डिस्प्लीज्ड होगा, पजलिंग होगा। तो गाइज पजलिंग ही होता है ये, क्या होता है, पजलिंग होता है ये। ठीक है, एक तरीके से पजल होना किसी चीज़ के लिए ना। ओके, चलिए द
ऑफ अ ट्री कैन बी, द ऑफ एज होना चाहिए यहाँ पर, एज ऑफ अ ट्री, ठीक है। द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इट हैज़ डेवलप्ड। कोई भी ट्री की अगर हमें एज जाननी होती है तो उसमें जो रिंग्स होते हैं, गोल गोल जो छल्ले होते हैं, उनको काउंट करके हम उसकी एज का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है। तो डिटरमाइंड का क्या मतलब हो रहा है, तब पे मेजर्ड हो रहा है गाइस, मापा जाता है ना, किसी की उसकी एज को जो है मापा जाता है, मेज़र किया जाता है, किसके द्वारा, जो उसमें रिंग्स होते हैं उसमें तने में, उसी के द्वारा जो है उसको किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मीनिंग आप मुझे बता सकते हैं क्या होता है? तो एक्सटेंसिव को का अगर गाइस देखें, एक सेकेंड, क्या हमने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया पीछे? नहीं, छोड़ा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, हमारा क्वेश्चन है कि एक्सटेंसिव का मीनिंग क्या है, क्या स्पेसियस, प्रोग्रेसिव है, प्लांटीफुल है या फिर वाइड स्प्रेड है? तो एक्सटेंसिव होता है गाइस, जैसे आप कोई क्वेश्चन लेते हैं, यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन ऑफिस आर एक्सटेंसिंग नाउअडेज। तो ये क्या है? ये होगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि वाइड स्प्रेड। वाइड स्प्रेड होता है बहुत बड़े लेवल पे जो चीज़ हो रही है ना, बहुत बड़े लेवल पे जो चीज़ हो रही है, बड़े लेवल पे जो चीज़ फैल रही है, उसको हम कहते हैं लोग एक्सटेंसिव, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज़ कह सकते हैं, बड़े तौर पे यूज़ होता है जिस चीज़ का। तो यहीं तक के क्वेश्चन थे गाइस आज हमारे, और आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और नेक्स्ट मतलब आगे लोगों तक भी पहुँचाइएगा, ठीक है गाइस। और फिर ठीक है, मिलते हैं अगले हमारे प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर। पुराने प्रैक्टिस सेट भी देख लीजिए, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। बाय गाइस, पढ़ते रहिए।